नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। दूसरा, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए क्या मेथड होता है। तीसरा, यदि हमारी प्रेगनेंसी उस टेस्ट के थ्रू कंफर्म नहीं हो पाती है तो आगे हमें कौन से टेस्ट करने चाहिए। हाँ, अब प्रेगनेंसी टेस्ट जिन महिलाओं के पीरियड्स यानी कि माहवारी की जो साइकिल है वो रेगुलर है, यानी कि हर 28 से 30 दिन या हर 30 से 32 दिन में आपके पीरियड्स रिपीट होते हैं हर महीने, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज़ कर सकते हैं। अब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज़ कैसे करेंगे और किस दिन करेंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका पीरियड 20 मार्च को आया है और आपको अभी 20 अप्रैल यानी कि 20 से 22 अप्रैल तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने के लिए क्या मेथड होता है। बाजार में कई तरह की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका पीरियड मिस हुआ 1 या 2 दिन हुए हैं, तो आप फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल यानी कि जब हम उठते हैं उससे पहली बार जब हम यूरिन पास करते हैं उठते से ही, तो उस यूरिन में आप यूपीटी टेस्ट करना है। यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो आप अपना मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन लेंगे। उसमें जो किट होती है उसमें एक वेल होता है और 2 लाइन्स होती हैं, 2 सी और टी लिखा हुआ होता है। तो उस वेल में आपको 1 से 2 ड्रॉप यूरिन डालना है। उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है। यदि उस टेस्ट किट में 2 लाइन आती हैं, 2 पर्टिकुलरली 2 स्ट्रॉन्ग लाइन आती हैं, तो उसे हम यूपीटी पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी है। दूसरा, यदि उसमें एक ही लाइन आती है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि अगर 1 लाइन आई है तो टेस्ट नेगेटिव है, 2 लाइन है तो टेस्ट पॉजिटिव है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड मिस हुए, आपने यूपीटी टेस्ट लगाया लेकिन वो टेस्ट में एक ही लाइन आई यानी कि यूपीटी नेगेटिव आया है, बट आपके पीरियड्स नहीं आए हैं। तो आपको डायरेक्टली दवाइयाँ, पीरियड आने की दवाइयाँ नहीं लेनी है। आप 1 वीक वेट करेंगे और फिर से आपको यूपीटी टेस्ट लगाना है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी साइकिल में आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं या फिर डिलेड ओव्यूलेशन हो सकता है। डिलेड ओव्यूलेशन यानी कि जो ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन पे ना होके आपका लेट हो रहा है, इसलिए अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए। तो लेट ओव्यूलेशन के कारण हो सकता है कि 1 वीक के बाद आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आए, तो उसके लिए आपको वेट करना है और 1 वीक के बाद फिर से यूपीटी रिपीट करना है। अगर इस साइकिल में भी, इस बार में भी यूपीटी नेगेटिव आता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेनी है कि इस बार आपके पीरियड्स क्यों लेट है। यदि आपकी यूपीटी टेस्ट किट में ना ही 2 लाइन पॉजिटिव है ना ही 1 लाइन पॉजिटिव है, अब आपकी यूपीटी किट में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है और एक हल्की सी लाइन आई है, तो फिर आपको वेट करना है। 1 हफ्ते के बाद टेस्ट को फिर से आपको रिपीट करना है। अगर इसमें भी ऐसे ही आता है तो आपको बीटा एचसीजी टेस्ट यानी कि ब्लड में प्रेगनेंसी का टेस्ट करना पड़ेगा, बट ये आपको खुद नहीं करना है, आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है कि आपका यूपीटी ऐसा आया है, तो अब आगे आप बीटा एचसीजी करना चाह रहे हैं। बीटा एचसीजी ब्लड में प्रेगनेंसी पता कर पाता है और उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है। तो इसके आगे आपको आपके डॉक्टर्स की परामर्श लेनी है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है और आगे उसको इंटरप्रेट यानी कि उसका रिजल्ट कैसे देखना है। थैंक यू। HSG टेस्ट, HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या फिर हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम। हिस्ट्रो मतलब होता है यूट्रस यानी कि बच्चादानी, सैल्पिंगो यानी कि गर्भनली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, और ग्राफी मतलब कि स्टडी। तो HSG टेस्ट ट्यूब्स की पेटेंसी यानी कि गर्भनलिकाएं खुली हैं या बंद हैं उसको चेक करने के लिए की जाती है। अक्सर जब एक इनफर्टिलिटी कपल अपने टेस्ट के लिए जाते हैं, तो जब अगर ओव्यूलेशन ठीक समय पे हो रहा है, फॉलिकुलर स्टडी ठीक है, सीमेन पैरामीटर्स ठीक हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो टेस्ट होता है फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करने के लिए, जिसको कहते हैं HSG टेस्ट। ट्यूब्स को चेक करने के लिए एक्चुअली में 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज HSG और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपी। आज हम सिर्फ HSG टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि HSG टेस्ट कब, किस टाइम पे किया जाता है। तो माहवारी के 7वें दिन से लेकर 11वें दिन तक, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ज़्यादा से ज़्यादा तक कि 11वें दिन तक किया जा सकता है। इसका लॉजिक ये है कि जब ब्लीडिंग होती है यानी कि महीना माहवारी के जो 5-6 दिन ब्लीडिंग रहती है,
उस टाइम पे इसे नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो जब पीरियड की ब्लीडिंग बंद होती है उसके बाद से, यानी कि 7वें-8वें दिन से लेके 10वें-11वें दिन तक आप कभी भी HSG टेस्ट करा सकते हैं। अब HSG टेस्ट में क्या होता है, इसमें एक रेडियोलॉजिकल सेंटर पे जाने की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका अगर इनफर्टिलिटी सेंटर में एक्सरे मशीन है तो ये वहाँ पे भी किया जा सकता है। इसमें महिला की जो सर्विक्स होती है, यानी कि बच्चादानी के मुंह के थ्रू एक कैन्यूला को पास करते हैं और उस कैन्यूला यानी कि उस पाइप के थ्रू डाई पुश की जाती है। एक स्पेशल काइंड ऑफ डाई आती है, उसको पुश किया जाता है और उसको पुश करने के साथ ही एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं, 3 से 4 एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं। इस टेस्ट को HSG टेस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं HSG टेस्ट के लिए जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। इसके लिए भूखे पेट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हल्का फुल्का नाश्ता करके HSG टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा, ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है बट थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर ये है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी पेन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी की कम है, तो आप आपके डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एनेस्थीसिया के द्वारा थोड़ा सा सिडेशन में ये टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि इस टेस्ट के आधे घंटे पहले एक पेन किलर का इंजेक्शन आपको दिया जाता है ताकि आपको ज़्यादा पेन प्रोसीजर के दौरान ज़्यादा पेन ना मालूम चले। दूसरा, इस टेस्ट को करवाने के बाद भी थोड़ा सा 4-5 दिन का डिस्कम्फर्ट रहता है। और आखिरी में इसका रिजल्ट हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एक्सरे में हमें दिख जाता है कि ट्यूब में से डाई पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ट्यूब पेटेंट है या नहीं है। 2 तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। यूट्रस का शेप कैसा है, ट्यूब्स की लेंथ पेटेंसी कैसी है, ट्यूब कैसा है, और दोनों ट्यूब से डाई स्पिलेज है या नहीं है। तो इसमें हमें 2 रिजल्ट्स मिलते हैं, या तो हमारी HSG फिल्म में हमारी ट्यूब्स खुली हुई होती हैं या फिर ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं। HSG टेस्ट के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब कि ये कब नहीं करा जाना चाहिए। ये ड्यूरिंग ब्लीडिंग यानी पीरियड के दौरान बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी का सस्पिशन है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी का डाउट है, तो भी ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, आपको किसी डाई से या किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो भी ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, अगर कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज या कोई इन्फेक्शन है आपको उस समय, तो इस समय ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके लिए HSG टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स हैं। एक तो ये OPD बेसिस का प्रोसीजर है, इसके लिए एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसे खाली पेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, तो इसके लिए पहले आपको पेन किलर्स, आधे घंटे पहले पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा, इस प्रोसीजर को करवाने के बाद 4-5 दिन तक थोड़ी सी हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। चौथा, आपको इसके बाद थोड़े से 4 से 5 दिन तक पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो आपको लेने चाहिए, वो इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान क्या वो शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे पता चल सकता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, या अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जानने के लिए कि इम्प्लांटेशन एक्चुअली होता कैसे है और क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर महीने महिला के अंडाशय के अंदर एक फॉलिकल डेवलप होता है और जब वो फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उसमें से एक अंडा रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब कैच करती है, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये अंडा जो होता है 2 से 3 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है और यदि इस समय हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं यानी कि संबंध रखते हैं, तो जो शुक्राणु संबंध रखने के दौरान रिलीज होते हैं वो उस अंडे तक पहुंचते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के 3 से 4 दिन के बाद बच्चादानी में आकर गर्भ भ्रूण जो होता है इम्प्लांट होता है, यानी कि बच्चादानी की लेयर से चिपक जाता है, जिसे कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। तो जब ये बच्चा यानी कि भ्रूण जब बच्चादानी में जाके चिपकता है, इम्प्लांट होता है, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम नाम देते हैं बीटा HCG हार्मोन, उसका लेवल ब्लड में बढ़ता है और इस हार्मोन के बढ़ने से आधे से ज्यादा चेंजेस जो प्रेगनेंसी में एक महिला को होते हैं वो इस हार्मोन के कारण ही होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके पीरियड्स मिस होते हैं, यानी कि आपकी जो माहवारी का चक्र है उसमें जो आपकी एक स्पेसिफिक डेट पे अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो जिस डेट पे आपके मेंसेस आने होते हैं उस डेट पे आपके मेंसेस नहीं आएंगे, यानी कि मेंसेस आगे बढ़ जाएंगे या नहीं ही आएंगे। शुरुआती प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण होता है
नोजिया, वॉमिटिंग या फिर मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते से ही आपको मॉर्निंग में उठते से ही आपको नोजिया फीलिंग होगी, यानी कि जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। तीसरा लक्षण है बार बार पेशाब आना। जब हमारा भ्रूण जो होता है बच्चादानी में रहता है और वो थोड़ा सा इंक साइज में बढ़ने लगता है, तो जो बच्चादानी के ऊपर पेशाब की थैली होती है वो उसको प्रेशर देता है, यानी कि प्रेशराइज करता है, जिसके कारण से पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने का फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेंट होती है, यानी कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है। चौथा सिम्टम है हैवी ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि स्तनों में भारीपन लगना। टेंडरनेस यानी कि जब हम टच करते हैं तो थोड़ी सी पेन फील हो सकती है। उसके बाद हैवीनेस इन द लोअर अब्डोमेन, यानी कि नीचे की तरफ भारीपन महसूस होना, खिंचाव महसूस होना। कुछ महिलाओं को उसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी कि जो माहवारी के टाइम पे थोड़ा सा पेट में हल्का नीचे की तरफ दर्द होता है, वैसे थोड़े थोड़े क्रैम्प्स फील होना, ये भी एक सिम्टम प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। उसके बाद जो होता है एक्सेसिव पीवी डिस्चार्ज, पांचवा सिम्टम है एक्सेसिव पीवी डिस्चार्ज, यानी कि कुछ लोगों में पीवी जो डिस्चार्ज जो नॉर्मली थोड़ा होता है, प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे गर्भावस्था के दौरान जो बच्चादानी है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा पीवी डिस्चार्ज फील हो सकता है। फिर सातवां सिम्टम है इसका मूड स्विंग्स होना, यानी कि आपको थोड़ा सा हर चीज में मन नहीं लगना, सर दर्द रह सकता है, थकान महसूस होती है, थोड़ा भी काम कर लिया तो थकने लगते हैं, थोड़ा भी काम कर लिया तो थोड़ा सा सांस चलने लगती है, और बार बार नींद आना। ये सारे वेग सिम्टम्स है, शुरुआती लक्षण है, वेग सिम्टम्स है, बट ये प्रेगनेंसी के ये भी लक्षण हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जब हमारी माहवारी की तारीख होती है और जब इम्प्लांटेशन होता है, कुछ लोगों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब भ्रूण बच्चादानी में चिपकता है उन 2-3 दिनों में थोड़ी सी हल्की सी पीवी स्पॉटिंग, यानी कि हल्का सा ब्लड ब्लीडिंग जो नॉर्मल मेंसेस से काफी कम होगा वो हो सकता है। ऐसे में आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये आपके नॉर्मल पीरियड्स हैं, जबकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो अगर आपके मेंसेस काफी कम आए हैं तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करना चाहिए। आपकी जो स्पेसिफिक डेट है उसके बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लगा के प्रेगनेंसी जरूर कंफर्म करें। यदि उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो बीटा HCG टेस्ट होता है ब्लड में, उससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो इनमें से यदि कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं और आपकी पीरियड्स की डेट मिस हुई है या मिस नहीं भी हुई है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू। HPV वैक्सीन। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि यौन संबंध बनाने के दौरान फैलता है। HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुंह के कैंसर, बच्चादानी के मुंह के कैंसर से ये वैक्सीन हमें बचा सकती है, इसलिए ये वैक्सीन हमारे लिए लेना जरूरी है। किन महिलाओं को या फिर किन लोगों को ये वैक्सीन लेना है? 9 साल से लेकर 26 साल तक की महिलाओं को ये वैक्सीन लेना रेकमेंडेड है, जरूरी है। ऐसे ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र में ली जा सकती है, लेकिन 26 से 45 साल की जो उम्र है उसमें आप आपके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। क्या आप जानते हैं इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चादानी के मुंह के कैंसर से डायग्नोज होती हैं, और हर साल भारत में करीब 70,000 से ज्यादा महिलाएं इस कैंसर के कारण अपनी जान खो देती हैं। और ये भी पता है कि सर्वाइकल कैंसर का बचाव अब संभव है, जो कि है HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन यानी कि HPV टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर का बचाव, प्रिवेंशन संभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे HPV वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इससे क्या बीमारियां होती हैं, और कैसे HPV वैक्सीन से इन सारी बीमारियों का बचाव संभव है। सबसे पहले बात करेंगे HPV वायरस की। तो ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करवाता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है इसका। यौन संबंध रखने से एक महिला से पुरुष में और पुरुष से महिला में ये फैलता है। HPV वायरस के कुल 200 से ज्यादा स्ट्रेन रिसर्च में पाए गए हैं। इनमें से कुछ लो रिस्क स्ट्रेन्स कहलाए जाते हैं, जैसे कि 6 और 11 जो कि जेनाइटल वॉर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हाई रिस्क स्ट्रेन्स यानी कि 16 और 18 जो कि इस बच्चेदानी का मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर
के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कितनी टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एचपीवी वैक्सीन जो हैं, कुल 3 तरह की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें से एक है सर्वारिक्स, दूसरी है गार्डासिल और तीसरी है गार्डासिल 9। सर्वारिक्स में 6 और 11, सर्वारिक्स में 16 और 18 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। गार्डासिल में कुल 4 स्ट्रेन्स आती हैं, 6, 11, 16, 18, यानी कि ये चारों स्ट्रेन्स के लिए हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गार्डासिल में कुछ 9 टाइप के स्ट्रेन्स हैं, जो सारी 9 स्ट्रेन्स इस वैक्सीन में कवर करता है। किन लोगों में ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? इस वैक्सीन को जितना जल्दी आप लगवाएंगे, यानी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले ही अगर आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज आ जाती हैं, यानी कि इसके एचपीवी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आ जाता है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। 9 साल से लेके 26 साल की लड़कियां व लड़के दोनों ही इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसका जो डोजिंग शेड्यूल है वो है 9 से 15 साल तक की उम्र में 2 डोज लगते हैं, एक 0 डोज 6 और फिर एक 6 महीने के बाद। 15 साल से ऊपर के लोगों 15 साल से 26 साल के लोग जो हैं वो 3 डोज लगवाएंगे, 0 to 6, यानी कि दूसरा डोज जो है उसके 4 महीने के बाद तीसरा डोज लगाया जाएगा। ऐसा नहीं, 26 साल से और 27 साल से लेकर 45 साल के लोग भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, पर 27 साल के बाद ये वैक्सीन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों में ऑलरेडी एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका होगा। बट फिर भी ये आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसको आप लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? थोड़ा सा वैक्सीन लगाने वाली जगह पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, उल्टी, बुखार, थोड़ा सा वीकनेस, कभी कभी थोड़ा माइल्ड ग्रेड फीवर भी आ सकता है। किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी है? अगर वो प्रेगनेंसी है, उनको प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती महिलाएं इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकती हैं, या फिर सस्पिशन है प्रेग्नेंट होने का, तो भी आप ये वैक्सीन नहीं लगवाना है। पहले कभी किसी वैक्सीन से आपको कोई एलर्जी हुई हो या बहुत ज्यादा सेंसिटिव रिएक्शन आया हो, तो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये वैक्सीन आप लेंगे। और एक और सवाल होता है कि क्या आपको इस वैक्सीन लेने के पहले एचपीवी टेस्ट या पैप्समियर का टेस्ट करवाने की जरूरत है? जी नहीं, आपको ये वैक्सीन लेने के पहले कोई भी ऐसे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एचपीवी वैक्सीन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टीकाकरण को अपनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। आज के वीडियो के माध्यम से हम AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में जानेंगे। AMH क्या होता है, इसकी क्या वैल्यूज होती हैं, मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है और इसको इनफर्टिलिटी से कैसे कोरिलेट किया जाता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हमारी ओवरीज यानी कि अंडाशय में जो फॉलिकल्स होते हैं, एंट्रल और प्री एंट्रल छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं, उनसे ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है ये हमें क्या बताता है? ये हार्मोन हमें बताता है कि हमारे अंडाशय में कितने अंडे बचे हैं, यानी कि हमारा ओवरी का रिजर्व क्या है, हमारे अंडाशय में अंडों का रिजर्व क्या है, कितना बचा है। जब भी एक लड़की जन्म लेती है उसका एग काउंट अराउंड 1 मिलियन होता है, यानी कि अंडों की जो क्वांटिटी होती है वो 1 मिलियन होती है। जब लड़की की माहवारी शुरू होती है तब हर महीने एक एग बनेगा, बट उस साइकिल में जो बाकी एग्स रिक्रूट हुए हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी वो नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका AMH यानी कि एग का काउंट कम होता जाता है। यदि किसी की माहवारी 50 या 55 साल में जाने वाली है, यानी महीने आना बंद होने वाले हैं, तो लगभग उसके 13 से 15 वर्ष पहले से ये एग का काउंट जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है। तो अगर हम माने कि किसी महिला के 50 वर्ष में महीने जाने वाले हैं, तो लगभग 37 साल 37 38 37 38 ईयर की उम्र से उनका जो AMH काउंट है वो बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन होगा। हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें?
यदि आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपका AMH नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि आप आपकी प्रेगनेंसी प्लान आराम से कर सकते हैं। आपको कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम है, क्योंकि आपके पास आपके एग का काउंट अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए आराम से। लेकिन वहीं यदि आपके डॉक्टर आपको एक सलाह दे रहे हैं कि आपका AMH कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी है, क्योंकि आपका AMH काउंट कम होता जा रहा है। अब हम AMH को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? AMH एक ब्लड टेस्ट होता है। इसको आप माहवारी की कोई से भी डे, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन से ये फिक्स्ड नहीं है, आप किसी भी दिन इसको एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के रूप में करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स करते हैं, क्या मेरा AMH बढ़ सकता है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। आपका AMH किसी भी प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से ये नहीं बढ़ सकता है। ये एक तरह से आपकी ओवरी की एज बता रहा है। जैसे कि इंसान अपनी उम्र को कम नहीं कर सकता है, वैसे ही आप ओवरी की एज को कम नहीं कर सकते हैं। आप उसको किसी भी प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो AMH जो है हमें क्वांटिटी ऑफ एग्स, यानी कि अंडों की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ये हमें किसी भी तरीके से अंडे की क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। तो जितने भी सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, वो हमारे अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। आशा करती हूँ AMH के बारे में ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। दूसरा, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए क्या मेथड होता है। तीसरा, यदि हमारी प्रेगनेंसी उस टेस्ट के थ्रू कंफर्म नहीं हो पाती है तो आगे हमें कौन से टेस्ट करने चाहिए। हाँ, अब प्रेगनेंसी टेस्ट जिन महिलाओं के पीरियड्स यानी कि माहवारी की जो साइकिल है वो रेगुलर है, यानी कि हर 28 से 30 दिन या हर 30 से 32 दिन में आपके पीरियड्स रिपीट होते हैं हर महीने, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज़ कर सकते हैं। अब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज़ कैसे करेंगे और किस दिन करेंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपका पीरियड 20 मार्च को आया है और आपको अभी 20 अप्रैल यानी कि 20 से 22 अप्रैल तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने के लिए क्या मेथड होता है। बाजार में कई तरह की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका पीरियड मिस हुआ 1 या 2 दिन हुए हैं, तो आप फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, यानी कि जब हम उठते हैं उससे पहली बार जब हम यूरिन पास करते हैं उठते से ही, तो उस यूरिन में आप UPT टेस्ट करना है। UPT यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो आप अपना मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन लेंगे। उसमें जो किट होती है उसमें एक वेल होता है और 2 लाइंस होती हैं, 2 C और T लिखा हुआ होता है। तो उस वेल में आपको 1 से 2 ड्रॉप यूरिन डालना है। उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है। यदि उस टेस्ट किट में 2 लाइन आती हैं, 2 पर्टिकुलरली 2 स्ट्रॉन्ग लाइन आती हैं, तो उसे हम UPT पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी है। दूसरा, यदि उसमें एक ही लाइन आती है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि अगर 1 लाइन आई है तो टेस्ट नेगेटिव है, 2 लाइन है तो टेस्ट पॉजिटिव है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड मिस हुए, आपने UPT टेस्ट लगाया लेकिन वो टेस्ट में एक ही लाइन आई, यानी कि UPT नेगेटिव आया है, बट आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आपको डायरेक्टली दवाइयाँ, पीरियड आने की दवाइयाँ नहीं लेनी है। आप 1 वीक वेट करेंगे और फिर से आपको UPT टेस्ट लगाना है, क्योंकि कभी कभी किसी साइकिल में आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं या फिर डिलेड ओव्यूलेशन हो सकता है। डिलेड ओव्यूलेशन यानी कि जो ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन पे ना होके आपका लेट हो रहा है, इसलिए अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए। तो लेट ओव्यूलेशन के कारण हो सकता है कि 1 वीक के बाद आपका UPT टेस्ट पॉजिटिव आए, तो उसके लिए आपको वेट करना है और 1 वीक के बाद फिर से UPT रिपीट करना है। अगर इस साइकिल में भी, इस बार में भी UPT नेगेटिव आता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेनी है कि इस बार आपके पीरियड्स क्यों लेट है। यदि आपकी UPT टेस्ट किट में ना ही 2 लाइन पॉजिटिव है ना ही 1 लाइन पॉजिटिव है, अब आपकी UPT किट में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है और एक हल्की सी लाइन आई है, तो फिर आपको वेट करना है। 1 हफ्ते के बाद टेस्ट को फिर से आपको रिपीट करना है
अगर इसमें भी ऐसे ही आता है तो आपको बीटा HCG टेस्ट यानी कि ब्लड में प्रेगनेंसी का टेस्ट करना पड़ेगा। बट ये आपको खुद नहीं करना है, आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है कि आपका UPT ऐसा आया है तो अब आगे आप बीटा HCG करना चाह रहे हैं। बीटा HCG ब्लड में प्रेगनेंसी पता कर पाता है और उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है। तो इसके आगे आपको आपके डॉक्टर्स की परामर्श लेनी है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है और आगे उसको इंटरप्रेट यानी कि उसका रिजल्ट कैसे देखना है। थैंक यू। HSG टेस्ट, HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या फिर हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम। हिस्ट्रो मतलब होता है यूट्रस यानी कि बच्चादानी, सैल्पिंगो यानी कि गर्भनली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स और ग्राफी मतलब कि स्टडी। तो HSG टेस्ट ट्यूब्स की पेटेंसी यानी कि गर्भनलिकाएं खुली हैं या बंद हैं उसको चेक करने के लिए की जाती है। अक्सर जब एक इनफर्टिलिटी कपल अपने टेस्ट के लिए जाते हैं तो जब अगर ओव्यूलेशन ठीक समय पे हो रहा है, फॉलिकुलर स्टडी ठीक है, सीमेन पैरामीटर्स ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो टेस्ट होता है फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करने के लिए, जिसको कहते हैं HSG टेस्ट। ट्यूब्स को चेक करने के लिए एक्चुअली में 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज HSG और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपी। आज हम सिर्फ HSG टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि HSG टेस्ट कब किस टाइम पे किया जाता है। तो माहवारी के 7वें दिन से लेकर 11वें दिन तक यानी कि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ज़्यादा से ज़्यादा तक की 11वें दिन तक किया जा सकता है। इसका लॉजिक ये है कि जब ब्लीडिंग होती है यानी कि माहवारी के जो 5-6 दिन ब्लीडिंग रहती है उस टाइम पे इसे नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो जब पीरियड की ब्लीडिंग बंद होती है उसके बाद से यानी कि 7वें 8वें दिन से लेके 10वें 11वें दिन तक आप कभी भी HSG टेस्ट करा सकते हैं। अब HSG टेस्ट में क्या होता है, इसमें एक रेडियोलॉजिकल सेंटर पे जाने की ज़रूरत होती है यानी कि आपका अगर इनफर्टिलिटी सेंटर में एक्सरे मशीन है तो ये वहाँ पे भी किया जा सकता है। इसमें महिला की जो सर्विक्स होती है यानी कि बच्चादानी के मुंह के थ्रू एक कैन्यूला को पास करते हैं और उस कैन्यूला यानी कि उस पाइप के थ्रू डाई पुश की जाती है। एक स्पेशल काइंड ऑफ डाई आती है, उसको पुश किया जाता है और उसको पुश करने के साथ ही एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं, 3 से 4 एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं। इस टेस्ट को HSG टेस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं HSG टेस्ट के लिए जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। इसके लिए भूखे पेट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हल्का फुल्का नाश्ता करके HSG टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा, ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है बट थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर ये है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी पेन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी की कम है, तो आप आपके डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एनेस्थीसिया के द्वारा थोड़ा सा सिडेशन में ये टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि इस टेस्ट के आधे घंटे पहले एक पेन किलर का इंजेक्शन आपको दिया जाता है ताकि आपको ज़्यादा पेन प्रोसीजर के दौरान ज़्यादा पेन ना मालूम चले। दूसरा, इस टेस्ट को करवाने के बाद भी थोड़ा सा 4-5 दिन का डिस्कम्फर्ट रहता है। और आखिरी में इसका रिजल्ट हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एक्सरे में हमें दिख जाता है कि ट्यूब में से डाई पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ट्यूब पेटेंट है या नहीं है। 2 तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। यूट्रस का शेप कैसा है, ट्यूब्स की लेंथ पेटेंसी कैसी है, ट्यूब कैसा है और दोनों ट्यूब से डाई स्पिलेज है या नहीं है। तो इसमें हमें 2 रिजल्ट्स मिलते हैं, या तो हमारी HSG फिल्म में हमारी ट्यूब्स खुली हुई होती हैं या फिर ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं। HSG टेस्ट के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब कि ये कब नहीं करा जाना चाहिए। ये ड्यूरिंग ब्लीडिंग यानी पीरियड के दौरान बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी का सस्पिशन है यानी कि अगर प्रेगनेंसी का डाउट है तो भी ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, आपको किसी डाई से या किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो भी ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, अगर कोई पेल्विक इन्फेक्शन है यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज या कोई इन्फेक्शन है आपको उस समय, तो इस समय ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके लिए HSG टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स हैं। एक तो ये OPD बेसिस का प्रोसीजर है, इसके लिए एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसे खाली पेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, तो इसके लिए पहले आपको पेन किलर्स आधे घंटे पहले पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा, इस प्रोसीजर को करवाने के बाद 4-5 दिन तक थोड़ी सी हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। चौथा, आपको इसके बाद थोड़े से 4 से 5 दिन तक पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो आपको लेने चाहिए, वो इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं।
एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि यौन संबंध बनाने के दौरान फैलता है। एचपीवी वैक्सीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुंह के कैंसर, बच्चादानी के मुंह के कैंसर से ये वैक्सीन हमें बचा सकती है, इसलिए ये वैक्सीन हमारे लिए लेना जरूरी है। किन महिलाओं को या फिर किन लोगों को ये वैक्सीन लेना है? 9 साल से लेकर 26 साल तक की महिलाओं को ये वैक्सीन लेना रेकमेंडेड है, जरूरी है। ऐसे ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र में ली जा सकती है, लेकिन 26 से 45 साल की जो उम्र है उसमें आप आपके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान क्या वो शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे पता चल सकता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, या अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जानने के लिए कि इम्प्लांटेशन एक्चुअली होता कैसे है और क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर महीने महिला के अंडाशय के अंदर एक फॉलिकल डेवलप होता है और जब वो फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उसमें से एक अंडा रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब कैच करती है, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये अंडा जो होता है 2 से 3 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है और यदि इस समय हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं यानी कि संबंध रखते हैं तो जो शुक्राणु संबंध रखने के दौरान रिलीज होते हैं वो उस अंडे तक पहुंचते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के 3 से 4 दिन के बाद बच्चादानी में आकर गर्भ भ्रूण जो होता है इम्प्लांट होता है, यानी कि बच्चादानी की लेयर से चिपक जाता है, जिसे कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। तो जब ये बच्चा यानी कि भ्रूण जब बच्चादानी में जाके चिपकता है, इम्प्लांट होता है, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम नाम देते हैं बीटा एचसीजी हार्मोन, उसका लेवल ब्लड में बढ़ता है और इस हार्मोन के बढ़ने से आधे से ज्यादा चेंजेस जो प्रेगनेंसी में एक महिला को होते हैं वो इस हार्मोन के कारण ही होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पीरियड्स मिस होते हैं, यानी कि आपकी जो माहवारी का चक्र है उसमें जो आपकी एक स्पेसिफिक डेट पे अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो जिस डेट पे आपके मेंसेस आने होते हैं उस डेट पे आपके मेंसेस नहीं आएंगे, यानी कि मेंसेस आगे बढ़ जाएंगे या नहीं ही आएंगे। शुरुआती प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण होता है नोजिया, वॉमिटिंग या फिर मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते से ही आपको मॉर्निंग में उठते से ही आपको नोजिया फीलिंग होगी, यानी कि जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। तीसरा लक्षण है बार बार पेशाब आना। जब हमारा भ्रूण जो होता है बच्चादानी में रहता है और वो थोड़ा सा इंक साइज में बढ़ने लगता है तो जो बच्चादानी के ऊपर पेशाब की थैली होती है वो उसको प्रेशर देता है, यानी कि प्रेशराइज करता है, जिसके कारण से पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने का फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेंट होती है, यानी कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है। चौथा सिम्टम है हैवी ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि स्तनों में भारीपन लगना। टेंडरनेस यानी कि जब हम टच करते हैं तो थोड़ी सी पेन फील हो सकती है। उसके बाद हेवीनेस इन द लोअर अब्डोमेन, यानी कि नीचे की तरफ भारीपन महसूस होना, खिंचाव महसूस होना। कुछ महिलाओं को उसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी कि जो माहवारी के टाइम पे थोड़ा सा पेट में हल्का नीचे की तरफ दर्द होता है वैसे थोड़े थोड़े क्रैम्प्स फील होना, ये भी एक सिम्टम प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। उसके बाद जो होता है एक्सेसिव पीवी डिस्चार्ज, 5वां सिम्टम है एक्सेसिव पीवी डिस्चार्ज, यानी कि कुछ लोगों में पीवी जो डिस्चार्ज जो नॉर्मली थोड़ा होता है प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे गर्भावस्था के दौरान जो बच्चादानी है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा पीवी डिस्चार्ज फील हो सकता है। फिर 7वां सिम्टम है इसका मूड स्विंग्स होना, यानी कि आपको थोड़ा सा हर चीज में मन नहीं लगना, सर दर्द रह सकता है, थकान महसूस होती है, थोड़ा भी काम कर लिया तो थकने लगते हैं, थोड़ा भी काम कर लिया तो थोड़ा सा सांस चलने लगती है और बार बार नींद आना। ये सारे वेग सिम्टम्स है, शुरुआती लक्षण है, वेग सिम्टम्स है, बट ये प्रेगनेंसी के ये भी लक्षण हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जब हमारी माहवारी की तारीख होती है और जब इम्प्लांटेशन होता है, कुछ लोगों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब भ्रूण बच्चादानी में चिपकता है उन 2-3 दिनों में थोड़ी सी हल्की सी पीवी स्पॉटिंग, यानी कि हल्का सा ब्लड ब्लीडिंग जो नॉर्मल मेंसेस से काफी कम होगा वो हो सकता है। ऐसे में आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये आपके नॉर्मल पीरियड्स हैं जबकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो अगर आपके मेंसेस काफी कम आए हैं
तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करना चाहिए। आपकी जो स्पेसिफिक डेट है उसके बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लगा के प्रेगनेंसी जरूर कंफर्म करें। यदि उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो बीटा HCG टेस्ट होता है ब्लड में, उससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो इनमें से यदि कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं और आपकी पीरियड्स की डेट मिस हुई है या मिस नहीं भी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू। क्या आप जानते हैं इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से डायग्नोज होती हैं और हर साल भारत में करीब 70,000 से ज्यादा महिलाएं इस कैंसर के कारण अपनी जान खो देती हैं। और ये भी पता है कि सर्वाइकल कैंसर का बचाव अब संभव है, जो कि है HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन यानी कि HPV टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर का बचाव प्रिवेंशन संभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे HPV वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इससे क्या बीमारियां होती हैं और कैसे HPV वैक्सीन से इन सारी बीमारियों का बचाव संभव है। सबसे पहले बात करेंगे HPV वायरस की। तो ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करवाता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है इसका। यौन संबंध रखने से एक महिला से पुरुष में और पुरुष से महिला में ये फैलता है। HPV वायरस के कुल 200 से ज्यादा स्ट्रेन रिसर्च में पाए गए हैं। इनमें से कुछ लो रिस्क स्ट्रेन्स कहलाए जाते हैं, जैसे कि 6 और 11 जो कि जेनाइटल वॉर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हाई रिस्क स्ट्रेन्स यानी कि 16 और 18 जो कि इस बच्चेदानी का मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी कितनी टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हैं। HPV वैक्सीन जो हैं, कुल 3 तरह की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें से एक है सर्वारिक्स, दूसरी है गार्डासिल और तीसरी है गार्डासिल 9। सर्वारिक्स में 6 और 11, सर्वारिक्स में 16 और 18 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। गार्डासिल में कुल 4 स्ट्रेन्स आती हैं, 6, 11, 16, 18, यानी कि ये चारों स्ट्रेन्स के लिए हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गार्डासिल में कुछ 9 टाइप के स्ट्रेन्स हैं, जो सारी 9 स्ट्रेन्स इस वैक्सीन में कवर करता है। किन लोगों में ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? इस वैक्सीन को जितना जल्दी आप लगवाएंगे, यानी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले ही अगर आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज आ जाती हैं, यानी कि इसके HPV के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आ जाता है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। 9 साल से लेके 26 साल की लड़कियां व लड़के दोनों ही इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसका जो डोजिंग शेड्यूल है वो है 9 से 15 साल तक की उम्र में 2 डोज लगते हैं, एक 0 डोज 6 और फिर एक 6 महीने के बाद। 15 साल से ऊपर के लोगों 15 साल से 26 साल के लोग जो हैं वो 3 डोज लगवाएंगे, 0 to 6, यानी कि दूसरा डोज जो है उसके 4 महीने के बाद तीसरा डोज लगाया जाएगा। ऐसा नहीं, 26 साल से और 27 साल से लेकर 45 साल के लोग भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, पर 27 साल के बाद ये वैक्सीन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों में ऑलरेडी HPV वायरस का इन्फेक्शन हो चुका होगा। बट फिर भी ये आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसको आप लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? थोड़ा सा वैक्सीन लगाने वाली जगह पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, उल्टी, बुखार, थोड़ा सा वीकनेस, कभी कभी थोड़ा माइल्ड ग्रेड फीवर भी आ सकता है। किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी है? अगर वो प्रेगनेंसी है, उनको प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती महिलाएं इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकती हैं, या फिर सस्पिशन है प्रेग्नेंट होने का, तो भी आप ये वैक्सीन नहीं लगवाना है। पहले कभी किसी वैक्सीन से आपको कोई एलर्जी हुई हो या बहुत ज्यादा सेंसिटिव रिएक्शन आया हो तो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये वैक्सीन आप लेंगे। और एक और सवाल होता है कि क्या आपको इस वैक्सीन लेने के पहले HPV टेस्ट या पैप्समियर का टेस्ट करवाने की जरूरत है? जी नहीं, आपको ये वैक्सीन लेने के पहले कोई भी ऐसे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको HPV वैक्सीन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टीकाकरण को अपनाएं। थैंक यू।
नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। आज के वीडियो के माध्यम से हम AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में जानेंगे। AMH क्या होता है, इसकी क्या वैल्यूज होती हैं, मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है और इसको इनफर्टिलिटी से कैसे कोरिलेट किया जाता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हमारी ओवरीज यानी कि अंडाशय में जो फॉलिकल्स होते हैं, एंट्रल और प्री एंट्रल छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं, उनसे ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है ये हमें क्या बताता है? ये हार्मोन हमें बताता है कि हमारे अंडाशय में कितने अंडे बचे हैं, यानी कि हमारा ओवरी का रिजर्व क्या है, हमारे अंडाशय में अंडों का रिजर्व क्या है, कितना बचा है। जब भी एक लड़की जन्म लेती है उसका एग काउंट अराउंड 1 मिलियन होता है, यानी कि अंडों की जो क्वांटिटी होती है वो 1 मिलियन होती है। जब लड़की की माहवारी शुरू होती है तब हर महीने एक एग बनेगा, बट उस साइकिल में जो बाकी एग्स रिक्रूट हुए हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी वो नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका AMH यानी कि एग का काउंट कम होता जाता है। यदि किसी की माहवारी 50 या 55 साल में जाने वाली है, यानी महीने आना बंद होने वाले हैं, तो लगभग उसके 13 से 15 वर्ष पहले से ये एग का काउंट जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है। तो अगर हम माने कि किसी महिला के 50 वर्ष में महीने जाने वाले हैं, तो लगभग 37 साल 38 ईयर की उम्र से उनका जो AMH काउंट है वो बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन होगा। हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें? यदि आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपका AMH नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि आप आपकी प्रेगनेंसी प्लान आराम से कर सकते हैं, आपको कोई रश करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है क्योंकि आपके पास आपके एग का काउंट अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए आराम से। लेकिन वहीं यदि आपके डॉक्टर आपको एक सलाह दे रहे हैं कि आपका AMH कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी है, क्योंकि आपका AMH काउंट कम होता जा रहा है। अब हम AMH को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? AMH एक ब्लड टेस्ट होता है। इसको आप माहवारी की कोई से भी डे, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन से ये फिक्स्ड नहीं है, आप किसी भी दिन इसको एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के रूप में करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स करते हैं, क्या मेरा AMH बढ़ सकता है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। आपका AMH किसी भी प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से ये नहीं बढ़ सकता है। ये एक तरह से आपकी ओवरी की एज बता रहा है। जैसे कि इंसान अपनी उम्र को कम नहीं कर सकता है, वैसे ही आप ओवरी की एज को कम नहीं कर सकते हैं। आप उसको किसी भी प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो AMH जो है हमें क्वांटिटी ऑफ एग्स यानी कि अंडों की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, ये हमें किसी भी तरीके से अंडे की क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। तो जितने भी सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, वो हमारे अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। आशा करती हूँ AMH के बारे में ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। दूसरा, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए क्या मेथड होता है। तीसरा, यदि हमारी प्रेगनेंसी उस टेस्ट के थ्रू कंफर्म नहीं हो पाती है तो आगे हमें कौन से टेस्ट करने चाहिए। हाँ, अब प्रेगनेंसी टेस्ट जिन महिलाओं के पीरियड्स यानी कि माहवारी की जो साइकिल है वो रेगुलर है, यानी कि हर 28 से 30 दिन या हर 30 से 32 दिन में आपके पीरियड्स रिपीट होते हैं हर महीने, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज़ कर सकते हैं। अब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज़ कैसे करेंगे और किस दिन करेंगे? तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपका पीरियड 20 मार्च को आया है और आपको अभी 20 अप्रैल यानी कि 20 से 22 अप्रैल तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने के लिए क्या मेथड होता है? बाज़ार में कई तरह की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका पीरियड मिस हुआ 1 या 2 दिन हुए हैं, तो आप फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल यानी कि जब हम उठते हैं उससे पहली बार जब हम यूरिन पास करते हैं उठते से ही,
तो उस यूरिन में आप यूपीटी टेस्ट करना है। यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो आप अपना मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन लेंगे। उसमें जो किट होती है उसमें एक वेल होता है और 2 लाइंस होती हैं, 2 सी और टी लिखा हुआ होता है। तो उस वेल में आपको 1 से 2 ड्रॉप यूरिन डालना है। उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है। यदि उस टेस्ट किट में 2 लाइन आती हैं, 2 पर्टिकुलरली 2 स्ट्रॉन्ग लाइन आती हैं, तो उसे हम यूपीटी पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी है। दूसरा, यदि उसमें एक ही लाइन आती है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि अगर 1 लाइन आई है तो टेस्ट नेगेटिव है, 2 लाइन है तो टेस्ट पॉजिटिव है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड मिस हुए, आपने यूपीटी टेस्ट लगाया लेकिन वो टेस्ट में एक ही लाइन आई, यानी कि यूपीटी नेगेटिव आया है, बट आपके पीरियड्स नहीं आए हैं। तो आपको डायरेक्टली दवाइयाँ, पीरियड आने की दवाइयाँ नहीं लेनी है। आप 1 वीक वेट करेंगे और फिर से आपको यूपीटी टेस्ट लगाना है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी साइकिल में आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं या फिर डिलेड ओव्यूलेशन हो सकता है। डिलेड ओव्यूलेशन यानी कि जो ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन पे ना होके आपका लेट हो रहा है, इसलिए अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए। तो लेट ओव्यूलेशन के कारण हो सकता है कि 1 वीक के बाद आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आए। तो उसके लिए आपको वेट करना है और 1 वीक के बाद फिर से यूपीटी रिपीट करना है। अगर इस साइकिल में भी, इस बार में भी यूपीटी नेगेटिव आता है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेनी है कि इस बार आपके पीरियड्स क्यों लेट है। यदि आपकी यूपीटी टेस्ट किट में ना ही 2 लाइन पॉजिटिव है ना ही 1 लाइन पॉजिटिव है, अब आपकी यूपीटी किट में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है और एक हल्की सी लाइन आई है, तो फिर आपको वेट करना है। 1 हफ्ते के बाद टेस्ट को फिर से आपको रिपीट करना है। अगर इसमें भी ऐसे ही आता है तो आपको बीटा एचसीजी टेस्ट यानी कि ब्लड में प्रेगनेंसी का टेस्ट करना पड़ेगा, बट ये आपको खुद नहीं करना है, आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है कि आपका यूपीटी ऐसा आया है तो अब आगे आप बीटा एचसीजी करना चाह रहे हैं। बीटा एचसीजी ब्लड में प्रेगनेंसी पता कर पाता है और उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है। तो इसके आगे आपको आपके डॉक्टर्स की परामर्श लेनी है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है और आगे उसको इंटरप्रेट यानी कि उसका रिजल्ट कैसे देखना है। थैंक यू। HSG टेस्ट, HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या फिर हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम। हिस्ट्रो मतलब होता है यूट्रस यानी कि बच्चादानी, सैल्पिंगो यानी कि गर्भनली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, और ग्राफी मतलब कि स्टडी। तो HSG टेस्ट ट्यूब्स की पेटेंसी यानी कि गर्भनलिकाएं खुली हैं या बंद हैं उसको चेक करने के लिए की जाती है। अक्सर जब एक इनफर्टिलिटी कपल अपने टेस्ट के लिए जाते हैं तो जब अगर ओव्यूलेशन ठीक समय पे हो रहा है, फॉलिकुलर स्टडी ठीक है, सीमेन पैरामीटर्स ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो टेस्ट होता है फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करने के लिए, जिसको कहते हैं HSG टेस्ट। ट्यूब्स को चेक करने के लिए एक्चुअली में 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज HSG और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपी। आज हम सिर्फ HSG टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि HSG टेस्ट कब, किस टाइम पे किया जाता है। तो माहवारी के 7वें दिन से लेकर 11वें दिन तक, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ज़्यादा से ज़्यादा तक की 11वें दिन तक किया जा सकता है। इसका लॉजिक ये है कि जब ब्लीडिंग होती है यानी कि माहवारी के जो 5-6 दिन ब्लीडिंग रहती है उस टाइम पे इसे नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो जब पीरियड की ब्लीडिंग बंद होती है उसके बाद से यानी कि 7वें 8वें दिन से लेके 10वें 11वें दिन तक आप कभी भी HSG टेस्ट करा सकते हैं। अब HSG टेस्ट में क्या होता है, इसमें एक रेडियोलॉजिकल सेंटर पे जाने की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका अगर इनफर्टिलिटी सेंटर में एक्सरे मशीन है तो ये वहाँ पे भी किया जा सकता है। इसमें महिला की जो सर्विक्स होती है यानी कि बच्चादानी के मुंह के थ्रू एक कैन्यूला को पास करते हैं और उस कैन्यूला यानी कि उस पाइप के थ्रू डाई पुश की जाती है। एक स्पेशल काइंड ऑफ डाई आती है, उसको पुश किया जाता है और उसको पुश करने के साथ ही एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं, 3 से 4 एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं। इस टेस्ट को HSG टेस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं HSG टेस्ट के लिए जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। इसके लिए भूखे पेट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हल्का फुल्का नाश्ता करके HSG टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा, ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है बट थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर ये है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी पेन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी की कम है, तो आप आपके डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एनेस्थीसिया
के द्वारा थोड़ा सा सिडेशन में ये टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि इस टेस्ट के आधे घंटे पहले एक पेन किलर का इंजेक्शन आपको दिया जाता है ताकि आपको ज़्यादा पेन प्रोसीजर के दौरान ज़्यादा पेन ना मालूम चले। दूसरा, इस टेस्ट को करवाने के बाद भी थोड़ा सा 4-5 दिन का डिस्कम्फर्ट रहता है। और आखिरी में इसका रिजल्ट हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एक्सरे में हमें दिख जाता है कि ट्यूब में से डाई पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ट्यूब पेटेंट है या नहीं है। 2 तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं, यूट्रस का शेप कैसा है, ट्यूब्स की लेंथ पेटेंसी कैसी है, ट्यूब कैसा है, और दोनों ट्यूब से डाई स्पिलेज है या नहीं है। तो इसमें हमें 2 रिजल्ट्स मिलते हैं, या तो हमारी HSG फिल्म में हमारी ट्यूब्स खुली हुई होती हैं या फिर ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं। HSG टेस्ट के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब कि ये कब नहीं करा जाना चाहिए। ये ड्यूरिंग ब्लीडिंग यानी पीरियड के दौरान बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी का सस्पिशन है यानी कि अगर प्रेगनेंसी का डाउट है तो भी ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, आपको किसी डाई से या किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो भी ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, अगर कोई पेल्विक इन्फेक्शन है यानी कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड डिस्चार्ज या कोई इन्फेक्शन है आपको उस समय, तो इस समय ये टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके लिए HSG टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स हैं। एक तो ये OPD बेसिस का प्रोसीजर है, इसके लिए एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसे खाली पेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, तो इसके लिए पहले आपको पेन किलर्स आधे घंटे पहले पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा, इस प्रोसीजर को करवाने के बाद 4-5 दिन तक थोड़ी सी हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। चौथा, आपको इसके बाद थोड़े से 4 से 5 दिन तक पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो आपको लेने चाहिए, वो इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं। HPV वैक्सीन। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि यौन संबंध बनाने के दौरान फैलता है। HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुंह के कैंसर, बच्चादानी के मुंह के कैंसर से ये वैक्सीन हमें बचा सकती है, इसलिए ये वैक्सीन हमारे लिए लेना जरूरी है। किन महिलाओं को या फिर किन लोगों को ये वैक्सीन लेना है? 9 साल से लेकर 26 साल तक की महिलाओं को ये वैक्सीन लेना रेकमेंडेड है, जरूरी है। ऐसे ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र में ली जा सकती है, लेकिन 26 से 45 साल की जो उम्र है उसमें आप आपके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान क्या वो शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे पता चल सकता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, या अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जानने के लिए कि इम्प्लांटेशन एक्चुअली होता कैसे है और क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर महीने महिला के अंडाशय के अंदर एक फॉलिकल डेवलप होता है, और जब वो फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उसमें से एक अंडा रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब कैच करती है, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये अंडा जो होता है 2 से 3 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है, और यदि इस समय हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं यानी कि संबंध रखते हैं, तो जो शुक्राणु संबंध रखने के दौरान रिलीज होते हैं वो उस अंडे तक पहुंचते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के 3 से 4 दिन के बाद बच्चादानी में आकर गर्भ भ्रूण जो होता है इम्प्लांट होता है, यानी कि बच्चादानी की लेयर से चिपक जाता है, जिसे कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। तो जब ये बच्चा यानी कि भ्रूण जब बच्चादानी में जाके चिपकता है, इम्प्लांट होता है, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम नाम देते हैं बीटा HCG हार्मोन, उसका लेवल ब्लड में बढ़ता है, और इस हार्मोन के बढ़ने से आधे से ज्यादा चेंजेस जो प्रेगनेंसी में एक महिला को होते हैं वो इस हार्मोन के कारण ही होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पीरियड्स मिस होते हैं, यानी कि आपकी जो माहवारी का चक्र है उसमें जो आपकी एक स्पेसिफिक डेट पे अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, तो जिस डेट पे आपके मेंसेस आने होते हैं उस डेट पे आपके मेंसेस नहीं आएंगे, यानी कि मेंसेस आगे बढ़ जाएंगे या नहीं ही आएंगे। शुरुआती प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण होता है नोजिया, वॉमिटिंग या फिर मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते से ही आपको मॉर्निंग में उठते से ही आपको नोजिया फीलिंग होगी, यानी कि जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। तीसरा लक्षण है बार बार पेशाब आना। जब हमारा भ्रूण जो होता है बच्चादानी में रहता है और वो थोड़ा सा इंक साइज में बढ़ने लगता है,
तो जो बच्चादानी के ऊपर पेशाब की थैली होती है वो उसको प्रेशर देता है, यानी कि प्रेशराइज करता है, जिसके कारण से पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने का फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेंट होती है, यानी कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है। चौथा सिम्टम है हैवी ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि स्तनों में भारीपन लगना। टेंडरनेस यानी कि जब हम टच करते हैं तो थोड़ी सी पेन फील हो सकती है। उसके बाद हैवीनेस इन द लोअर अब्डोमेन, यानी कि नीचे की तरफ भारीपन महसूस होना, खिंचाव महसूस होना। कुछ महिलाओं को उसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी कि जो माहवारी के टाइम पे थोड़ा सा पेट में हल्का नीचे की तरफ दर्द होता है, वैसे थोड़े थोड़े क्रैम्प्स फील होना, ये भी एक सिम्टम प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। उसके बाद जो होता है एक्सेसिव पीवी डिस्चार्ज, पांचवा सिम्टम है एक्सेसिव पीवी डिस्चार्ज, यानी कि कुछ लोगों में पीवी जो डिस्चार्ज जो नॉर्मली थोड़ा होता है, प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे गर्भावस्था के दौरान जो बच्चादानी है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा पीवी डिस्चार्ज फील हो सकता है। फिर सातवां सिम्टम है इसका मूड स्विंग्स होना, यानी कि आपको थोड़ा सा हर चीज में मन नहीं लगना, सर दर्द रह सकता है, थकान महसूस होती है, थोड़ा भी काम कर लिया तो थकने लगते हैं, थोड़ा भी काम कर लिया तो थोड़ा सा सांस चलने लगती है, और बार बार नींद आना। ये सारे वेग सिम्टम्स है, शुरुआती लक्षण है, वेग सिम्टम्स है, बट ये प्रेगनेंसी के ये भी लक्षण हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जब हमारी माहवारी की तारीख होती है और जब इम्प्लांटेशन होता है, कुछ लोगों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब भ्रूण बच्चादानी में चिपकता है उन 2-3 दिनों में थोड़ी सी हल्की सी पीवी स्पॉटिंग, यानी कि हल्का सा ब्लड ब्लीडिंग जो नॉर्मल मेंसेस से काफी कम होगा वो हो सकता है। ऐसे में आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये आपके नॉर्मल पीरियड्स हैं, जबकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो अगर आपके मेंसेस काफी कम आए हैं तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करना चाहिए। आपकी जो स्पेसिफिक डेट है उसके बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लगा के प्रेगनेंसी जरूर कंफर्म करें। यदि उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो बीटा HCG टेस्ट होता है ब्लड में, उससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो इनमें से यदि कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं और आपकी पीरियड्स की डेट मिस हुई है या मिस नहीं भी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू। क्या आप जानते हैं इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से डायग्नोज होती हैं, और हर साल भारत में करीब 70,000 से ज्यादा महिलाएं इस कैंसर के कारण अपनी जान खो देती हैं। और ये भी पता है कि सर्वाइकल कैंसर का बचाव अब संभव है, जो कि है HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन यानी कि HPV टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर का बचाव प्रिवेंशन संभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे HPV वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इससे क्या बीमारियां होती हैं, और कैसे HPV वैक्सीन से इन सारी बीमारियों का बचाव संभव है। सबसे पहले बात करेंगे HPV वायरस की। तो ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करवाता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है इसका। यौन संबंध रखने से एक महिला से पुरुष में और पुरुष से महिला में ये फैलता है। HPV वायरस के कुल 200 से ज्यादा स्ट्रेन रिसर्च में पाए गए हैं। इनमें से कुछ लो रिस्क स्ट्रेन्स कहलाए जाते हैं, जैसे कि 6 और 11 जो कि जेनाइटल वॉर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हाई रिस्क स्ट्रेन्स यानी कि 16 और 18 जो कि इस बच्चेदानी का मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी कितनी टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हैं। HPV वैक्सीन जो हैं, कुल 3 तरह की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें से एक है सर्वारिक्स, दूसरी है गार्डासिल और तीसरी है गार्डासिल 9। सर्वारिक्स में 6 और 11, सर्वारिक्स में 16 और 18 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। गार्डासिल में कुल 4 स्ट्रेन्स आती हैं, 6, 11, 16, 18, यानी कि ये चारों स्ट्रेन्स के लिए हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गार्डासिल में कुछ 9 टाइप के स्ट्रेन्स हैं, जो सारी 9 स्ट्रेन्स इस वैक्सीन में कवर करता है। किन लोगों में ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? इस वैक्सीन को जितना जल्दी आप लगवाएंगे, यानी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले ही अगर आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज आ जाती हैं, यानी कि इसके HPV के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आ जाता है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। 9 साल से लेके 26 साल की लड़कियां व लड़के दोनों ही इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसका जो डोजिंग शेड्यूल है वो है 9 से 15 साल तक की उम्र में 2 डोज लगते हैं, एक 0 डोज 6 और फिर एक 6 महीने के बाद।
15 साल से ऊपर के लोगों 15 साल से 26 साल के लोग जो हैं वो 3 डोज लगवाएंगे 0 to 6, यानी कि दूसरा डोज जो है उसके 4 महीने के बाद तीसरा डोज लगाया जाएगा। ऐसा नहीं, 26 साल से और 27 साल से लेकर 45 साल के लोग भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, पर 27 साल के बाद ये वैक्सीन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि कुछ लोगों में ऑलरेडी एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका होगा। बट फिर भी ये आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसको आप लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? थोड़ा सा वैक्सीन लगाने वाली जगह पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, उल्टी बुखार, थोड़ा सा वीकनेस, कभी कभी थोड़ा माइल्ड ग्रेड फीवर भी आ सकता है। किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी है? अगर वो प्रेगनेंसी है, उनको प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भवती महिलाएं इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकती हैं, या फिर सस्पिशन है प्रेग्नेंट होने का तो भी आप ये वैक्सीन नहीं लगवाना है। पहले कभी किसी वैक्सीन से आपको कोई एलर्जी हुई हो या बहुत ज्यादा सेंसिटिव रिएक्शन आया हो तो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये वैक्सीन आप लेंगे। और एक और सवाल होता है कि क्या आपको इस वैक्सीन लेने के पहले एचपीवी टेस्ट या पैप्समियर का टेस्ट करवाने की जरूरत है? जी नहीं, आपको ये वैक्सीन लेने के पहले कोई भी ऐसे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एचपीवी वैक्सीन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टीकाकरण को अपनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। आज के वीडियो के माध्यम से हम AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में जानेंगे। AMH क्या होता है, इसकी क्या वैल्यूज होती हैं, मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है और इसको इनफर्टिलिटी से कैसे कोरिलेट किया जाता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हमारी ओवरीज यानी कि अंडाशय में जो फॉलिकल्स होते हैं, एंट्रल और प्री एंट्रल छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं, उनसे ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है ये हमें क्या बताता है? ये हार्मोन हमें बताता है कि हमारे अंडाशय में कितने अंडे बचे हैं, यानी कि हमारा ओवरी का रिजर्व क्या है, हमारे अंडाशय में अंडों का रिजर्व क्या है, कितना बचा है। जब भी एक लड़की जन्म लेती है उसका एग काउंट अराउंड 1 मिलियन होता है, यानी कि अंडों की जो क्वांटिटी होती है वो 1 मिलियन होती है। जब लड़की की माहवारी शुरू होती है तब हर महीने एक एग बनेगा, बट उस साइकिल में जो बाकी एग्स रिक्रूट हुए हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी वो नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका AMH यानी कि एग का काउंट कम होता जाता है। यदि किसी की माहवारी 50 या 55 साल में जाने वाली है, यानी महीने आना बंद होने वाले हैं, तो लगभग उसके 13 से 15 वर्ष पहले से ये एग का काउंट जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है। तो अगर हम माने कि किसी महिला के 50 वर्ष में महीने जाने वाले हैं तो लगभग 37 ईयर की उम्र से उनका जो AMH काउंट है वो बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन होगा। हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें? यदि आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपका AMH नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आप आपकी प्रेगनेंसी प्लान आराम से कर सकते हैं, आपको कोई रश करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है क्योंकि आपके पास आपके एग का काउंट अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए आराम से। लेकिन वहीं यदि आपके डॉक्टर आपको एक सलाह दे रहे हैं कि आपका AMH कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी है क्योंकि आपका AMH काउंट कम होता जा रहा है। अब हम AMH को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? AMH एक ब्लड टेस्ट होता है। इसको आप माहवारी की कोई से भी डे, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन से ये फिक्स्ड नहीं है, आप किसी भी दिन इसको एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के रूप में करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स करते हैं, क्या मेरा AMH बढ़ सकता है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। आपका AMH किसी भी प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से ये नहीं बढ़ सकता है। ये एक तरह से आपकी ओवरी की एज बता रहा है। जैसे कि इंसान अपनी उम्र को कम नहीं कर सकता है, वैसे ही आप ओवरी की एज को कम नहीं कर सकते हैं। आप उसको किसी भी प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो AMH जो है हमें
क्वांटिटी ऑफ एग्स यानी कि अंडों की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ये हमें किसी भी तरीके से अंडे की क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। तो जितने भी सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, वो हमारे अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। आशा करती हूँ AMH के बारे में ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।